नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नया पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय विच इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका फाइनेंस मिनिस्ट्री करेक्ट आंसर है क्योंकि फिस्कल पॉलिसी बनाई जा रही है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती तो ये आंसर होता रिजर्व बैंक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसको फॉर्मुलेट करती है। इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंप्राइज हैं, जो हैं आपके इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ओके, इसके साथ आपका फाइनल है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारे मिलकर के ही आपके फिस्कल पॉलिसी को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम। करेक्ट आंसर है आपके पास सी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके थ्रू ही हम नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, इसमें आपका जो प्रोड्यूस जो होता है हमारा गुड्स और सर्विस, इसको मिला करके ही टोटल प्रोडक्शन जो कि यूज़ किया जा रहा है रिसोर्सेज के तौर पे पीपल के द्वारा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। इसके साथ ही ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं इकोनॉमी में। और इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने डिवाइड किया है इनको 4 कैटेगरीज में। ये हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड, यानी कि इस मेथड से आप नेशनल इनकम को डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारे देश में कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि इनकम मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता ही है, और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है ना, वही उसी से आप डिसाइड करते हो आपका नेशनल इनकम। इसमें हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, घिसावट को घटा देते हैं, और ये निकालते हैं हम लोग किस पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको याद रखना। इसमें टैक्सेस और हम लोग डेप्रिसिएशन, नॉन फैक्टर इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, इसको इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम के मेजरमेंट के जो तरीके हैं वो है आपके इंक्लूड इनकम मेथड, हमने पीछे देखा था अभी, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये किसको रेफर करता है आपका, जिसमें लार्ज पर कैपिटा इनकम होती है, वो इकोनॉमी जो क्या कहलाती है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है। जैसे कि अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी कंट्री हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन या फिर किसी जोग्राफिकल रीजन में। इसके साथ ही पर कैपिटा इनकम, इसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। ओके, तो ये अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग वाइसरॉयल्टी ऑफ। किसके टाइम पर इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था बजट के सिस्टम को। करेक्ट आंसर है कैनिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने बजट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और जो पहला बजट है वो फरवरी 1860 में आया था। जो लाया गया था, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। तो उसका आंसर तो पता ही है आपको, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1949 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व नेशनलाइजेशन जो हुआ था ये इफेक्ट में आया आपका 1 जनवरी 1949 में। बेसिस क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इस एक्ट के थ्रू इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और कोऑर्डिनेट के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1 अप्रैल 1935, क्योंकि इसी एक्ट 1935 के एक्ट के थ्रू ही हम लोगों ने, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना करी थी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसका ओनरशिप है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। शक्तिदान दास ये आईएएस हैं जो भी चला रहे हैं इसको। ये सब बेसिक था, इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। करेक्ट आंसर है डी, 2005 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको मॉडरेट यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है। ये इफेक्ट में आया था 2005 में, जबकि इंट्रोड्यूस किया गया था इसको
1986 में। ठीक है, इतने टाइम लग गया क्योंकि उस समय राजनीति बहुत ज़्यादा अस्थिर वाली थी, कभी सरकारें आ रही थी जा रही थी, 6 महीने के लिए 1 साल के लिए सरकारें बनी थी देश के अंदर, टाइम पीरियड वही था। फिर हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बन गई, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो कुल मिलाकर के 2005 के टाइम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास जीडीपी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हमारा बेस्ट तरीका क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रैक जिसको जनरली सारे देश फॉलो करते हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी सेटअप इन, इसका करेक्ट आंसर है ए, अप्रैल 2 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी, इसको आप देख सकते हैं, इसको जो फाइनेंस देना था, हेल्प देनी थी, फाइनेंशियल सपोर्ट देना था, एमएसएमई को देना था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, करेक्ट आंसर है बी, 1861 में पेपर करेंसी की शुरुआत भारत में हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द अर्लीस्ट पेपर करेंसी इन इंडिया, ये इश्यू हुई थी प्राइवेट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट बैंक्स में एक साथ, जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बिहार में। कब, 1773 से 1775 में बिहार के अंदर थी, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से लेकर के 1832 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। 1861 में क्या हुआ था, द पेपर करेंसी एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच गेव द गवर्नमेंट ऑफ सोल राइट टू क्रिएट एंड इशू पेपर करेंसी। ओके, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे है, करेक्ट आंसर है बी, रैगनर नग से। इसका इनका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, रैगनर ही इनका नाम है ना। इन्होंने ही पॉवर्टी की जो एक ये विशियस साइकिल होती है इसको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैगनर ने बताया, ये इकोनॉमिस्ट थे, 1953 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक मॉडल जो बताता था कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की थ्योरी ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द नेशन। ओके, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इंप्लाइज दैट पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी ही गरीबी का कारण है, ऐसा इन्होंने बताया। अ पुअर पर्सन इन ऑर्डर टू रीपे हिज एग्जिस्टिंग डेट विल बोरो सम मोर देयर बाय एडिंग टू हिज डेट, तो कुल मिलाकर उसका डेट बढ़ता ही जाता है और यही गरीबी का सर्कल है अकॉर्डिंग टू रैगनर। नेक्स्ट देख सकते हैं हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1969, तो करेक्ट आंसर है ए, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 बैंक कौन कौन से हैं, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इन सब के नाम आप देख लेना, सिंडिकेट बैंक, यूसीओ बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब तो बहुत सारे बैंक इसमें ख़त्म हो गए हैं और 1969 में इसको कर दिया गया था। According to the Industrial Policy Resolution 1956, industries were laid into how many categories? करेक्ट आंसर है सी, 3 कैटेगरी में इसको हमने अलग अलग इसको कैटेगराइज कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी थी, फर्स्ट कैटेगरी में कंसिस्ट होती थी वो इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि पहली कैटेगरी में कौन थी, सरकारी कंपनियां। सेकेंड जो कैटेगरी थी उसमें आते थे आपके कौन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज विद प्राइवेट सेक्टर बीइंग गिवन अ सेकेंडरी रोल, तो इसमें सरकारी भी थे प्राइवेट भी थे, और पहला रोल तो कौन निभाएगा, आपके सरकारी कंपनियां, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और सेकंड रोल जो प्ले करेगा वो कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। थर्ड कैटेगरी में कौन कौन आते थे इसमें आपके, इसमें स्पेसिफाइड इन द अबव कैटेगरी वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अहमियत दी गई थी थर्ड कैटेगरी में, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, ए, जनरल सेल्स टैक्स से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट रेवेन्यू इज स्टेट टैक्स विच कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस एंड जनरल सेल्स टैक्सेस। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे तो इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम
टू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये मैंने दो जगह कैटेगराइज कर दिया है, सिंपली समझ लेना कि जो स्टेट का सबसे ज़्यादा टैक्स मिलने वाला पोर्शन है, जो फैक्ट है ना, वो आता है पर्सनल इनकम से और जनरल सेल्स टैक्स से। और वहीं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा भारत को मिल जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? करेक्ट आंसर है NK सिंह। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर भी हैं NK सिंह, और ये चेयरपर्सन हैं आपके 15th फाइनेंस कमीशन के। नेक्स्ट है, डियर मनी पॉलिसी एम्प्लाइज, ये क्या करती है? हाई इंटरेस्ट रेट्स को एम्प्लाइज करती है लोगों पर। डियर मनी क्या होती है? इज अ मॉनेटरी पॉलिसी अंडर विच RBI रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। है ना, RBI क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और पैसे की सप्लाई को मार्केट में जाने से रोकता है। ओके, इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। इट इज़ एडॉप्टेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट मनी इज मेड डियर बिकॉज इंडिविजुअल एंड बिजनेस नाउ फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हेन डिड फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी टुक प्लेस? कब हुआ था? 1949 में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 सितंबर 1949 की बात है, जब पहली बार इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया गया था। द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूएट कब कब हुए हैं? 49 में, 66 में, 1991 में। 66 का आपको रीज़न पता ही होगा, 49 में लगभग हम आज़ाद ही हुए थे, हालत ख़राब थी। 66 में हम लोग वॉर से निपटे ही थे, दो वॉर से। उसके बाद 1991 में हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस था। द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब हुआ था ये? करेक्ट आंसर है सी, August 15, 1995 में। और इसमें जो नॉर्मल याद रखना है, नेशनल प्रोग्राम था ये, किसके लिए? न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया? करेक्ट आंसर BSE, CSE, NSE या फिर DSE। करेक्ट आंसर है ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, एशिया का ओल्डेस्ट है, लिखा हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और 1875 में प्रेमचंद जी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो रॉयल चंद हैं, एज ए नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, इट वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर सिक्योरिटीज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957। तो इस एक्ट का नाम याद रखना, ये बनाया तो गया था सरकार द्वारा, सरकार के एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, BSE जो है लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटीज मार्केट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। कुल मिलाकर के मिला जुला करके काम कर रहे थे ये, है ना, उधर की मार्केट इधर की मार्केट, क्योंकि जब मार्केट मिलेंगी तभी तो शेयर की खरीद फरोख्त हो पाएगी। तो वही बेसिक चीज़ लिखी हुई है। इसको बनाया किसने था? इस्टेब्लिश किया गया था प्रेमचंद के द्वारा, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, करेक्ट आंसर इज डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO जो है वो इसको कंपाइल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड कैरीज आवर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। क्या क्या चल रही हैं? इस्टेब्लिश हुआ था ये 1955 में। ओके, नेक्स्ट है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज established इन, करेक्ट आंसर इज सी, 1992 में, है ना। NSE जो है भारत का बना था 1992 में। NSE जो है आपका ये लीड करने वाली संस्था है, ठीक है, और लोकेट करती है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। और द फर्स्ट डीमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है ये देश का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस? तो ये करता है आपका RBI, ठीक है। मतलब हमारे देश के जितने बैंक हैं उनमें कितना पैसा रहेगा कितना नहीं रहेगा, ये सारा मेंटेन करने का काम किसका है? कैश बैलेंस को RBI का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है। मेजर सोर्स ऑफ कैश बैलेंस एट RBI इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके साथ ही अदर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो हैं, दे मेंटेन देयर कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद RBI, है ना। वो बहुत सारे हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड्स पेपर हो सकते हैं, या फिर पब्लिक का पैसा हो सकता है, उनकी कुछ मतलब उनके जो कोलेट्रल होते हैं वो हो सकते हैं। गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, फाउंड हुआ था हमारा 1935 में RBI।
What is the main source of revenue to meet different expenditures? करेक्ट आंसर इज सी, इंटरनल बोरोइंग्स। ठीक है, ये मेन सोर्स होता है रेवेन्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली ये जो होते हैं ये आपके इंटरनल बोरोइंग्स होते हैं। उसका प्रोसेस क्या क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो देश के लोगों से ही पैसा उधार लेती है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर के कंट्रीज नेशनल डेट कहलाता है। फिएट क्रिएशन ऑफ मनी, मतलब ये एक फॉर्म है फिएट क्रिएशन मनी। रुपए फिएट फिएट क्रिएशन मनी होती है आपकी, जो आप लोग देसी करेंसी यूज़ करते हो ना अभी कैश में, वो वाली करेंसी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो पैसा है उसको क्रिएट नहीं करती है, आरबीआई से छापने के लिए नहीं बोलती है, बल्कि उधार ले लेती है लोगों से, बॉन्ड पेपर्स को प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि अभी का एग्जांपल सहारा। ठीक है, लोगों को बॉन्ड दे देती है और उनसे पैसा ले लेती है एक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद उनको रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क इज नोन एज, ये क्या कहलाता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल यानी कि जिनसे जिस एक्सपेंडिचर से लोगों के लिए कुछ ना कुछ पूंजी वाली जो चीज़ें हैं ना वो बन जाती हैं, जैसे कि अस्पताल बन गए, रोड बन गए, या फिर दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कुछ ना सरकार को कुछ मिल रहा हो, जा ना रहा हो, सब कुछ मिल ही रहा हो, वो क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक वर्क इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पब्लिक वर्क में इंक्लूड होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, और सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयरिंग, बाइंग, अपडेटिंग और इम्प्रूविंग अ कंपनीज लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक इक्विपमेंट, बिजनेस और बिल्डिंग, नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार को सब कुछ इसमें मिलता है, इन्वेस्ट करने के बाद भी एक तरह से क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसको बाद में भी हम यूटिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एडेड टू जीडीपी गिव्स, ये किस में आती है हमारी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। ये डिफाइन करता है आपका टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ओके, as it specifically mentioned about citizens of a country, the income of foreigners are exempted from this। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, ग्रॉस मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। जो बाहर के लोग हैं वो जो आपका रेमिटेंस भेज रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेट फैक्टर इनकम इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और इनकम अर्न बाय द फॉरनर्स इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यहाँ पे रूल लिख दिया है, जैसे कि कौन क्या क्या आएगा इसमें। इसमें आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल करके इसमें आ जाता है। ठीक है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है हमारे पास, इसको हम जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर, कहाँ पे, करेक्ट आंसर है इनकम्स में। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, टू रन द गवर्नमेंट, मैनेज द अफेयर्स ऑफ स्टेट, मनी इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, सो द गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेज इन many forms on the incomes of individuals and companies. Taxation in India can be classified as direct and indirect taxes. Corporation tax क्या क्या होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ऑन द नेट इनकम और प्रॉफिट दैट एंटरप्राइजेज मेक फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम देयर बिजनेस। तो जितना भी बिजनेस उनका बन रहा है उस पर डायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। बेसिक मतलब आपको समझ के रखना है, कॉर्पोरेशन टैक्स में मेन चीज़ याद रखनी है कि ये क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रमोट्स व्हाट, करेक्ट आंसर इज मल्टीलेटरल ट्रेड को WTO क्या करता है, प्रमोट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं WTO फाउंडेशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ओपन ट्रेड फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसका फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1 1995 में। करंट मेंबर्स के अंदर अभी कितने हैं, 164, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है डी, SBI। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुलाई 1 1955 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है
हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई? ये हैं आपके सी.डी. देशमुख, ठीक है। यहाँ पे इनकी फोटो लगी हुई है, इनको देख सकते हैं। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, सी.डी. देशमुख, ये अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय आप कह सकते हैं कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज। वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द बैंक। शक्तिकांत दास इज सर्विंग एज ए करंट, एंड ये कौन से हैं? 25वें नंबर के हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड गवर्नर, ठीक है। 25वें नंबर की अभी हमारे पास हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया? कब हुआ था? 1952, 1951। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ये प्रेजेंट किया गया था 1950 से 1951 के बीच में। जो सर्वे है रिपोर्ट करता था, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बेसिक चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें हैं ना। और प्रिपेयर किया जाता है इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको इतना याद रखना है आपको, लास्ट वाला पैरा ये वाला। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है, हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 रुपी नोट्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर है ए, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो 1 रुपए के नोट पर अपने साइन करते हैं, ठीक है। सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट। अंडर सेक्शन 22 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसीज नोट ऑफ वेरियस डोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट जो इशू किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है और ये बियर करता है सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी वाइल अदर जो आपके जो सारे नोट्स हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मेन बियरर ऑफ द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, ये कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं इसको हम 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? इनकम टैक्स आ जाएगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट पे लिया जाने वाला टैक्स आ जाएगा, या फिर इंडिविजुअल और फर्म पे आ जाएगा। इंस्टेंस जैसे कि इनकम टैक्स आ गया, सरचार्ज हो गए, गिफ्ट टैक्सेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो लोग हम डेली सामान खरीदते हैं ना, आप लोगों ने जाके चिप्स खरीद लिए, कुरकुरे खरीद लिए, कोई पैकेट वाला आइटम खरीद लिया या फिर कोई पेमेंट कर दी, वहाँ पे सरकार क्या लेती है आपसे? हर चीज़ में टैक्स लेती है। पीछे लिखा हुआ होता है इंक्लूडेड टैक्स, आपका प्राइस इसमें इतना है। नेक्स्ट है, विच कमिटी हैज़ कमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? करेक्ट आंसर इज डी, उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन के लिए कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत के अंदर बने जानी चाहिए, ठीक है। और ये 5 मेंबर थे इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। उर्जित पटेल ने इसके लिए प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने ही प्रपोज किया था। यूजुअली द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। ये बेसिक सा टर्म था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना? भारत शुरू से इसका मेंबर है 1945 से, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 27, 1945 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। फॉर्मेशन का हमने बता दिया है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। करेक्ट आंसर, ओ सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग्स आर केप्ट इन विच अकाउंट? करेक्ट आंसर इज ए, पब्लिक अकाउंट में इसको किया जाता है, रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 266 इसके बारे में मेंशन करता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। ऑल द मनी रिसीव्ड अदर देन दोज इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर हेल्ड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? जो पैसा आपका कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रखा जाता वो सारा पैसा आपका पब्लिक अकाउंट फंड में रखा जाता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये क्या है? मेनली इसमें कंसिस्ट किया जाता है मनी रेज थ्रू स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, ठीक है। और जो भी इसमें से पैसा मिलता है वो उसमें हम इसमें रख देते हैं, सारा पैसा हमारी सरकार इसमें रखती है। और जो गवर्नमेंट है ये कस्टोडियन होती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट हैज़ टू रीपे ऑल द सम ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडिया ऑन द मेच्योरिटी डेट एंड वेन एवर क्लेम्ड। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। जो भी कमी रह गई हो प्लीज़ उसको आप लोग मेंशन कर दें। मैंने कोशिश की है, इसकी शायद एक वीडियो में और लेकर के आऊँगा, उसमें आपकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट जितनी भी नीडेड है वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।